Okay. Good evening, all. This is Kapil Budwat, founder of Health Siren, and practicing yoga from last 6 to 7 years. I have pursued my masters in Yoga Shastra. I completed my bachelor of pharmacy, and under the guidance of Mr. Anand Bapat, I am treating and practicing yoga to the people. So it's very better if you keep your videos on so that this session will be interactive session. मुझे चाहिए कि आप लोग थोड़ी देर के लिए खुद को अनम्यूट कीजिए और ये टू वे कम्युनिकेशन वाला सेशन मैं करना चाहूंगा आप लोगों को. टुडेज टॉपिक इज प्रेगनेंसी प्लानिंग, रोल ऑफ योग एंड योगिक डाइट इन प्रेगनेंसी एंड challenges during pregnancy. If time permits, we will cover one more topic, that is role of partner during the pregnancy. ठीक है, तो जैसे समय हमें मिलता है वैसे हम लास्ट टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे. तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस ग्रुप में बहुत सारे मदर टू बी है, कोई ऑलरेडी मदर बन चुके हैं और कोई उस फेज में जाने वाले हैं. ओके, तो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेगनेंसी? आपको क्या लगता है कि प्रेगनेंसी क्या है? यस, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर द क्वेश्चन. योर आंसर्स आर वेलकम. कोई गलत नहीं होता है, सबके आंसर बिल्कुल सही होते हैं. यस, आपकी समझ क्या है प्रेगनेंसी को लेकर? आपको क्या पता चलता है? जो माँ बन चुके हैं उनको अच्छे से पता होगा. यस सोनाली मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सर, एक नई जनरेशन को स्टार्ट करना. एक नई जनरेशन को बिगिनिंग देना. ओके, वेरी नाइस. और किसी का क्या ख्याल है? It's a new phase in the life that we will be starting a new part of you will be coming out, growing up and all, taking care of someone. Okay, so a new beginning for a mother, right? Okay. और क्या लगता है किसी को? यस, अनामिका मैम. Okay, so yes, beautiful journey. This is a beautiful journey. Okay. And जिसमें एक जो विमेन है उसकी खुद की ग्रोथ होती है, एक फेस वो देखती है फ्रॉम लाइक अ गर्ल टू द विमेन. ओके ओके, वेरी नाइस आंसर. अब मेरा आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोगों ने प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है या प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए एफर्ट्स लिए हैं? यस, you can just raise your hands. Okay, only few people are there who knows about the pregnancy planning and have taken the efforts about the pregnancy planning. Okay, तो अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ. Watch that slide carefully, then I will explain that slide to you. Okay, can everybody see this slide? सब लोगों को ये स्लाइड दिख रही है? ओके, तो इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं कि प्रिपरेशन फॉर कंसेप्शन एंड फार्मिंग, ये दोनों कैसे सिमिलर है. ओके, तो जैसे हम एक फार्मिंग का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से व्हीट क्रॉप हम अभी फार्मिंग में कर रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जमीन को क्लीन करना पड़ता है. जमीन को जो भी कुछ रेसिड्यू है उसको हटा के जमीन को बिल्कुल साफ सुथरा करना पड़ता है. देन उस जमीन को पानी कहाँ से पहुंचेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पहुंचेंगे, उसके ऊपर काम करना होता है.
देन हमें राइट सीड्स, अगर आपको गेहूं का अच्छा उत्पादन चाहिए तो राइट सीड्स की भी काफी इंपॉर्टेंस होता है, राइट। फिर उसके बाद उस खेत को आपको नए नए फर्टिलाइजर्स डालने हैं, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो वो मैन्योर्स उसमें ऐड करने होते हैं, उसको न्यूट्रिशन देना होता है। उसके बाद आता है प्रोसेस सोविंग का। दिस इज ऑल प्रिपरेशन। आपने लैंड को प्रिपेयर किया और उसके बाद आपने सोविंग किया। सोइंग के बाद ऐसा नहीं कि अब मैंने सोइंग किया और छोड़ दिया, उसके बाद भी आपको उस क्रॉप को ग्रो होने तक निगरानी रखनी पड़ती है कि उसमें कोई कीटक ना बढ़े, उसमें कोई घास ना बढ़े। तो यू नीड टू कीप लुकिंग एट दैट, राइट। एंड व्हेन टाइम कम्स वी वेंट फॉर द हार्वेस्टिंग एंड वी गेट रिटर्न्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा हम क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं फार्मिंग के ऊपर? यस अच्छा उसमें से हमें क्रॉप मिले इसलिए। अच्छा क्रॉप मिले इसलिए। क्यों अच्छा क्रॉप चाहिए हमें? टू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स, क्योंकि हमने मेहनत की है ना उसके लिए, राइट। तो जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं तो वी गो विद द प्लानिंग, राइट। ऐसा नहीं कि आज सुबह उठ गए और चलो नहीं आज हम सीड लेंगे कोई भी और खेत में डाल देंगे और वो उग के ऊपर आएगा। क्या हम ऐसा करते हैं कभी? नहीं, वी डिड अ प्लानिंग, राइट। लेकिन यही चीज क्या हम प्रेगनेंसी के बारे में कभी सोचते हैं? हैव वी गिवन अ थॉट अबाउट द सेम थिंग? ओके, यस। We never give a thought about the pregnancy planning or preparation for the conception. Okay, तो ये क्यों important होता है? Now let's take an example. अब जो जमीन है, that is the womb or embryo sac of that mother where she is going to carry the kid, right? अब उस जमीन को अच्छा फर्टाइल बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मदर के अंदर ही बहुत सारे डिसीज होंगे तो क्या होगा? वो बेबी हेल्दी आएगा बाहर? नो। तो सबसे पहले हमें मदर के हेल्थ के ऊपर काम करना होगा। सो नॉर्मल हेल्थ क्या होती है? लास्ट सेशन में हमने देखा कि नॉर्मल हेल्थ फीमेल के अंदर क्या होती है? स्मूथ पीरियड्स, नो मूड स्विंग्स, वेरी नाइस टाइमली पीरियड्स। तो वो सारी नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर्स हमने लास्ट सेशन में देखे हुए हैं। ओके, तो जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें लैंड को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन द मदर्स हेल्थ, देन हमें कुछ समय के लिए वेट करना होता है। एंड एट द टाइम द सीड्स मीन्स sperms of the father, so that sperms coming into the female's body. Okay, अगर सीड ही खराब होंगे तो क्या होगा? आपने लैंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया लेकिन सीड्स ही खराब है इस कंडीशन में, तो अब क्या होगा बताइए? You will not get the desired results, right? तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए, जो रिटर्न्स चाहिए उस क्रॉप से, वो आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो ये जो फेजेस है, these are all applicable with our pregnancy. तो हमें इसके लिए ये सोचना होता है, इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है। It's not just we are trying and कंसीव हो गया और अब हम प्रेग्नेंट हो गए। ओके, तो ये एक जनरल टेंडेंसी हुआ करती थी कि हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसीव हो गया और हमें बच्चा हो गया, राइट। बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड। अब इतनी सारे बीमारियां आ चुकी हैं तो हमें इसके लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। द एज ऑफ प्रेगनेंसी हैज बीन गॉन फार अवे दैन द अर्लियर डेज। तो हमें अब ये सारी चीजों को फोकस करते हुए प्लानिंग करने की जरूरत है। ओके, so does this understood everyone? Why we need the preparation for conception? यहाँ तक कोई डाउट है?
ठीक है. So now let's begin. What is preparation for pregnancy? तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अप टू द कंसेप्शन, देन वैशाली इज गोइंग to continue this session forward with the role of yoga and yogic diet. So we divided this session into two parts. First, up to conception, that part I am going to cover, and from that part onwards, during starting from the pregnancy till the end of the pregnancy, Vaishali is going to cover. Okay, now we need to think about the right age for conception. So what is the right age? अब हम ऐसा हो गया ना कि करियर में इतने उलझ गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीजें कौन से टाइम पे करना जरूरी है. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर करियर. आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज करियर एंड देन वी थिंक अबाउट द सेकेंड थिंग. ओके, तो राइट एज फॉर कंसेप्शन क्या है? तो चाइनीज मेडिसिन थ्योरी है एज की, जिसके हिसाब से हम राइट एज फॉर कंसेप्शन कैलकुलेट करते हैं. तो ये चाइनीज मेडिसिन थ्योरी क्या है? तो ये थ्योरी बताती है कि जो फीमेल की एज है वो एवरी 7 इयर्स पे चेंज होती है, और वही मेल के बारे में एवरी 8 इयर्स में वो चेंजेस आते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 7 to the 14. Ideally, 14 is a natural age for the puberty. वहां से फीमेल्स में पीरियड्स शुरू होने चाहिए. बट अब हमारी हेल्थ इतनी डिटोरिएटेड हो चुकी है कि अब पीरियड्स 8, 9, 10 किसी भी एज में आना शुरू हो रहे हैं. लेकिन आइडियली पीरियड्स आने की जो सही उम्र है वो 14 इयर्स ऑनवर्ड होनी चाहिए. वही अगर हम 8 to the 16 कैलकुलेट करेंगे फॉर मेल, तो मेल के अंदर वो प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एज आइडियली. देन 7 3 are 21. At the age of 21, females are fully mature. उनको उनका विजन पता होता है, उनको किस डायरेक्शन में जाना है, वो सारे उनके आइडियाज क्लियर होते हैं. At the same time, male took 3 years more. At the age of 24, male become more mature. Okay, तो ये थोड़ा सा नेचुरली ये फिनोमिना होता है कि फीमेल और मेल में मैच्योरिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देन 21 to 28, 7 4s are 28. So 21 to 28 is the most fertile period for the woman. Okay, इस एज में वुमन की एनर्जी भी काफी हाई होती है, उनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज अ बेस्ट फर्टाइल पीरियड फॉर द वुमन. और वही अगर हम मेल में कैलकुलेट करते हैं, सो इट इज 24 to 32. 8 4s are 32. ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने आपकी हेल्थ कैसे मेंटेन की है. अगर हम एक जनरेशन बैक जाएंगे, जो 90s के पहले की जनरेशन थी, they used to have kids up to the age of 50. मतलब उनकी बहू और सास एक साथ ही प्रेग्नेंट होते थे. राइट, देयर आर मेनी केसेस कि एक घर में बहू और सास दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट है. तो हाउ कम्स दैट? वो कैसे होता था? बिकॉज दे गॉट मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज. 19-20 में शादी होती थी, 21-22 में फर्स्ट किड, देन 2-3 साल गैप, फिर सेकेंड किड, फिर 2-3 साल गैप, फिर थर्ड किड. तो उनकी जो फर्टिलिटी थी वो मेंटेन रहती थी. एंड एट दैट टाइम द लाइफस्टाइल वाज डिफरेंट. जो हमारा फिजिकल एक्सर्शन था, फिजिकल एक्सरसाइजेस थी, तो वो इनबिल्ट अच्छा था. लेकिन धीरे धीरे इन लास्ट 50 सालों में वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा. ओके, तो जैसे ही फीमेल 28 to 35, 7 5s are 35 की तरफ जाते हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कम होना शुरू हो जाता है. लेट्स से इट ड्रॉप बाय 30%. नाउ दे आर ओनली 70% फर्टाइल. ओके, अब यहाँ पे मैटर करता है कि उन्होंने 28 to 35 में अपने बॉडी को कैसे मेंटेन किया है. आर दे टेकिंग अ गुड फूड? इफ दे आर टेकिंग अ गुड स्लीप, डूइंग एक्सरसाइज ऑन टाइम, तो उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन रहता है अप टू 35.
लेकिन अगर इस बीच में उन्होंने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो उनका वो एज जो है वो बार होने लगता है। नाउ नेक्स्ट फेज इज बिगिनिंग ऑफ द मेनोपॉजल फेज। सो 35 to 42, 7 6 the 42, अब ये बिगिनिंग ऑफ द मेनोपॉजल फेज होता है। अब इस फेज में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी जो है, वुमन की बॉडी जो है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगती है। इट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द मेनोपॉजल फेज। हार्मोनल चेंजेस आना, पीरियड्स मिसमैच होना, कभी जल्दी आना, कभी लेट आना, कभी बहुत ज्यादा आना, कभी बिल्कुल ना आना, ये सारी चेंजेस शुरू हो जाते हैं। एंड 42 to 49, 7 7 49, ये कहा जाता है मेनोपॉजल फेज। अब इसमें कभी भी आपको मेनोपॉजल फेज आ सकते हैं। सो व्हाट इज राइट एज फॉर कंसेप्शन? तो राइट एज फॉर कंसेप्शन होता है इन बिटवीन 21 to 28। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हुई है कि हमारा ग्रेजुएशन होते होते 22 इयर्स निकल जाते हैं, फिर उसके बाद जॉब वगैरह ये करते करते 2-3 साल और निकल जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद और 1-2 साल हम गैप लेते हैं, राइट। ऐसे करते करते हमारा एज आ जाता है 29 to 30। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या आपके अंदर 30 के एज में उतनी एनर्जी है जितनी आपकी 25 में थी? नहीं। मतलब लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ दैट फार्मिंग, कि आपने खेत को रेगुलरली टाइमली उसको आपने यूटिलाइज किया है, और कोई लैंड आपने बैरन छोड़ दी, उसमें कुछ खेतीबाड़ी किया ही नहीं, तो जिस लैंड में खेतीबाड़ी होता नहीं है, इट बिकम इनफर्टाइल ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, तो हमें ये सेम एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी अप्लाई करना होता है कि अगर हमारा वो फर्टिलिटी एज निकल गया है तो ऐसा समझना है कि अब जो चांसेस है फर्टिलिटी के वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ओके, एंड इट्स अगेन अबाउट द एनर्जी साइकिल कि हमारी अंदर हमारी एनर्जी कितनी है। ओके, नाउ दिस इज फर्स्ट प्रिपरेशन, राइट एज फॉर द कंसेप्शन। नाउ फिजिकल प्रिपरेशन। अब प्रेगनेंसी के लिए फिजिकल प्रिपरेशन क्या इंपॉर्टेंट होता है? जैसे अब अगर हम देखेंगे कि शादी हो जाती है और अब प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि बच्चे जल्दी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, देन वी स्टार्ट गोइंग हियर एंड देयर। इस डॉक्टर के पास, इस फिजिशियन के पास जाते हैं, उस फिजिशियन के पास जाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फिजिशियंस, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है, क्या हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम कोई चाइल्ड को बियर करेंगे। ओके, तो उसके पहले हमें नॉर्मल हेल्थ को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 3 pillars ऑफ हेल्थ: आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। सो आहार इज intake of food, that is diet. Your diet should be sattvic. निद्रा, क्वालिटी स्लीप, ऐसा नहीं कि 10 घंटे सो रहा हूं लेकिन 10 घंटे में 10 बार उठ रहा हूं। इट शुड बी अ क्वालिटी स्लीप। एक ही बार सो जाइए 6 घंटे एट अ स्ट्रेच, उसमें ना आपको थॉट्स हो ना ड्रीम्स हो, बिल्कुल एकदम शांत स्लीप। देन ब्रह्मचर्य, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्यों है? बिकॉज आहार से हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। निद्रा में हम क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को रिचार्ज कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्या में जो बॉडी के अंदर एनर्जी आई है उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज द ब्रह्मचर्य। नाउ अ रोल ऑफ ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि चरक संहिता में यह बताया गया है कि मेल में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ऑलमोस्ट 28 डेज लगते हैं। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस खाने का वीर्य बनने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं उससे मांस तैयार होगा, रक्त तैयार होगा, मेद, अस्थि, देन एट द एंड जाके वीर्य तैयार होता है। तो इट्स अ एसेंस ऑफ आवर फूड, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर फूड, और वो हम बिल्कुल 2 मिनट में ही गवा देते हैं।
तो अगर आपका सीड्स ही क्वालिटी नहीं होगा तो आपका जो रेयरिंग होने वाला है, जो कंसीव आप करने जा रहे हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, उतना कैपेबल नहीं होगा. So that's why we need to follow 90 days brahmacharya at least. Conservation of energy in any form. You should not lose your sexual energy. You should not lose energy by the stress. You should not lose your energy by physical exertion. तो किसी भी तरह से हमें एनर्जी को कंजर्व करना है. And after 19 days we should go for a conception. तो इस दरम्यान क्या क्या चीजें करनी है फिजिकल हेल्थ में. देन योग, जैसे आप योग से खुद की बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, खुद को अच्छे से मेंटेन करते हैं. सो दैट्स व्हाई ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मंतकचिया. सो मंतकचिया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू known about mantakchiya, but mantakchiya is a technique given by the person mantakchiya which is important for cultivation of sexual energy. Sorry. So it is giving us the quality sperm or ovum in the female to develop a healthy child. बाद में बच्चा बीमार है ये बार बार बोलने से नहीं होगा. अगर आप शुरुआत से ही खुद को हेल्दी रख के कंसेप्शन की तरफ जाएंगे तो वो और बेहतर होता जाएगा. Okay, now this is physical preparation. Now let's talk about the emotional preparation. तो क्या सिर्फ physical preparation करके हो गया? No, we need to be emotionally strong. Okay, कंसेप्शन तभी पॉसिबल होता है जब वो फीमेल उस प्रेगनेंसी को एक्सेप्टेंस देती है. अगर बॉन्डिंग बिटवीन wife and husband is not good enough and that wife is not accepting that pregnancy, they are never going to conceive. So here acceptance of pregnancy is totally depend on the female's behavior or her attitude or her emotional stability. If she is accepting, she is going to conceive very soon. If she is not accepting, it's never going to happen. Now let's take an example. Most of the people, like soldiers, let's take an example of soldier. They stay away from their wife for like long duration, 4 months, 6 months, 8 months. And when they came back to their home, their wife is in such situation कि भाई अब ये बंदा जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा. I want a baby. So वो इस सिचुएशन में होती है कि मुझे अब बच्चा चाहिए. और अब तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमारे तक नहीं आया है कि जो सोल्जर है उनको कंसीव नहीं हुआ है. बिकॉज दैट एक्सेप्टेंस अमंग द वुमन कि उनको वो चाहिए ही चाहिए. ओके, सो इमोशनली दैट इज अ वेरी इसेंशियल थिंग. नाउ मैनेजिंग फैमिली एंड पीपल. अब प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे ये चीज उतनी ज्यादा थॉट नहीं दिया जाता है उसके बारे में. नॉट ओनली एट आवर प्लेस बट एवरीवेयर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि क्या है प्रेगनेंसी है, हमारे साथ भी ऐसा होता था. इफ एनी लेडी सफरिंग फ्रॉम नॉशिया, वोमिटिंग, नहीं ये तो सबके साथ होता है, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दैट वर्क. नाउ वहां पे जो रेस्ट की जरूरत होती है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि प्रेगनेंसी में हमारे लिए क्या क्या चीजें मैटर करती है. तो फैमिली मेंबर्स ने ये सारी चीजें, क्योंकि प्रेगनेंसी लेडी नहीं होती है, शी जस्ट कैरिंग दैट बेबी. प्रेग्नेंट सारा फैमिली होता है बिकॉज दैट किड इज कमिंग इन द फैमिली. ओके, वो एक सोसाइटी का पार्ट होता है. सो इट्स अ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि divide that workload, divide that emotions. अब फीमेल की इमोशंस ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आर डिफरेंट एवरी मिनट. अभी वो कभी एक्साइटेड होंगे, कभी वो नर्वस होंगे, कभी वो एग्रेसिव होंगे, कभी वो काफी काम होंगे. सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट थिंग. सो फैमिली में इमोशनल बैलेंस होना काफी इंपॉर्टेंट होता है. एंड यू कैन सी जिस फैमिली में बहुत
इमोशनली स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होते हैं, उनके बच्चे इंटेलेक्चुअली बहुत हाई होते हैं, उनका इंटेलेक्चुअलनेस जो होता है वो काफी हाई होता है। लेकिन अगर किसी घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, तो उस फैमिली में आप देखेंगे कि बच्चों का नेचर भी वैसा ही बनता है। Okay, so it's very important before the pregnancy that we should emotionally stable. I'm talking this before the pregnancy, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हम ये चेंजेस करना काफी डिफिकल्ट होता है, ये हमें उसके पहले ही करने चाहिए। Okay, then next thing is financial planning. अब यहाँ पे आके बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। Now my generation, let's take my generation. I'm not talking about the older generation. अब हमारा जो जनरेशन है वो बस एक ही चीज पे फोकस करता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा तब मैं बच्चों के बारे में सोचूंगा। ओके, बट हम कभी फाइनेंशियली स्टेबल हो ही नहीं पाते, बिकॉज जैसे हम जॉब को लग गए, नाउ आई वांट अ बाइक, अब शादी हो गई, नाउ आई वांट अ होम, अब घर भी हो गया, नाउ आई वांट कार, अब मुझे थोड़ा पैकेज भी बढ़ाना है। तो ऐसा करते करते लगभग 5-6 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, और उसके बाद आप इतने ज्यादा EMIs, इतने ज्यादा पैसा उधार लेके होते हैं, तो अब आप जॉब को क्विट नहीं कर सकते। बोथ ऑफ पेरेंट्स हैज टू बी वर्क, तो उस वाइफ को और हस्बैंड को कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी होती ही नहीं है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपको एक बंदे को एक्सेप्ट करना है आपकी जरूरतों को कम करते हुए, कि हाँ मुझे भाई 6 महीने के लिए मैं अगर प्रेगनेंसी में ऑफ वर्क जाऊं तो भी आई कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 6 मंथ एटलीस्ट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। देन फिजिशियन एंड हॉस्पिटल, जैसे हम कंसीव करते हैं, वी डोंट थिंक बिफोर कंसीविंग कि हमने कहाँ पे डिलीवरी करनी है, कौन से फिजिशियन के साथ डिस्कशन करना है, कितने लोगों को हमें ओपिनियन लेना है, 1 फिजिशियन, 2 फिजिशियन, 3 फिजिशियन, कहाँ से कंसल्ट करना है। तो ये हम सब शुरू करते हैं बाय लिसनिंग टू अदर्स। ओके, कि किसी ने सुझाव दिया, नहीं गो टू दिस डॉक्टर इज गुड, गो टू दैट डॉक्टर इज गुड, और इस बीच में क्या होता है ना, हमारा बहुत सारा वक्त निकल जाता है। तो ये सारा कंसेप्शन के पहले प्लान होना चाहिए कि आपको कहाँ पे डिलीवरी करनी है। यू शुड बी फर्म ऑन दैट प्लेस, कि हाँ आपने 10 लोगों को विजिट किया, 10 फिजिशियन को जाके विजिट किया, 10 में से आपको 2 बहुत अच्छे लगे, आपने उनसे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आपको आंसर दिए, आपने उनका ट्रैक देखा, यस नाउ यू डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू दिस हियर ओनली। तो ये जो सारी प्लानिंग होती है, ये बिफोर कंसेप्शन आपकी वाटर टाइट होनी चाहिए, और यही से आपकी जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, प्रिपरेशन फॉर प्लानिंग। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट। अभी यहाँ पे अगर एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जैसे राइट एज फॉर कंसेप्शन, तो मुझे उसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। ओके, सो धीरे धीरे हम एक एक चीज को आगे लेके जाएंगे। दिस इज अ जनरल आइडिया कि अब मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपने यहाँ पे नए सुने होंगे, जैसे कि मंतकछिया। ओके, व्हेन वी प्लान फॉर आवर प्रेगनेंसी वी हैव गिवन 1 ईयर फॉर आवर प्रेगनेंसी, तो हमने लगभग 1 साल दिया था ब्रह्मचर्या, मंतकछिया ये सारा फॉलो करने के लिए। इवन वी नेवर नो अबाउट मंतकछिया, तो थैंक्स टू आवर गुरुजी जिन्होंने हमें मंतकछिया इंट्रोड्यूस किया था, और वहां से हमने उसको आगे प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे जैसे ये वेबिनार आगे बढ़ेंगे, हम एक एक पार्ट को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप हियर। आई विल हैंड ओवर दिस वेबिनार टू वैशाली। शी विल जॉइन इन जस्ट अ मिनट। स्टे ट्यून हियर। आपके जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस, आफ्टर द सेशन वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।